अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर एनएफ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है विक्टोरियन एज। तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इसके सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल कंडीशन ऑफ विक्टोरियन एज, कि विक्टोरियन एज में उसके सोशल पॉलिटिकल क्या कंडीशंस थी, इकोनॉमिकल उसकी क्या कंडीशंस थी और कल्चरल और रिलीजियसली उसकी क्या कंडीशंस थी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस है वो आप तक पहुंच जाएं। तो ये आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं कि विक्टोरियन एज से पहले का जो एज थी वो थी द रोमांटिक एज। रोमांटिक एज की वीडियो जो है आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि विक्टोरियन एज से पहले की जो एज रोमांटिसिज्म थी उसमें क्या था। रोमांटिसिज्म में जो था वो इन्फ्लुएंस हुए थे पोइट्स, जिनमें उन्होंने कहा था कि हमें जो है वो अपनी राइटिंग में इमेजिनेशंस को एम्फसाइज करना है। इसके अलावा इमोशनल इंडिविजुअलिज्म और जो है इंडिविजुअल राइट्स को जो है हमने उसमें जो है ज़ोर दिया गया है उस एज के अंदर। क्योंकि के जो रोमांटिसिज्म है उससे पहले की जो एज थी वो एज ऑफ रीजन्स थी, जिसमें इन लोगों से जो है वो बिल्कुल जो है ख़त्म होते जा रहे थे इमोशंस। तो फिर रोमांटिसिज्म आया उसके रिवॉल्ट में, उसके अगेंस्ट में, और फिर जो है रोमांटिक लिटरेचर यानी कि नेचर के ऊपर जो है वो लिखना शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद लेट अर्ली 19th सेंचुरी टू अर्ली 20th सेंचुरी तक जो एज आई रोमांटिक एज के बाद वो आई द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज की स्टार्टिंग होती है अर्ली 19th सेंचुरी से टू द अर्ली 20th सेंचुरी तक ये एज चलती है। अब इस एज में अगर हम बात करें इस एज की, तो इस एज ने जो है बहुत से ऐसे इरा देखे हैं, ऐसे फैसिनेटिंग इरा देखे हैं जिसमें सोशो पॉलिटिकल कंडीशंस आ जाती हैं। सोशो पॉलिटिकल एवोल्यूशन इन ग्रेट ब्रिटेन के अंदर जो है सोशो पॉलिटिकल जो हम कह सकते हैं कि इवेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। अगर इस पीरियड की बात की जाए तो इस पीरियड के जो नेम है विक्टोरियन एज, वो विक्टोरियन एज इस तरीके से पड़ा कि उस टाइम जो ब्रिटेन की जो राजकुमारी थी, जो क्वीन थी, उसका नाम था विक्टोरिया। तो उसके नाम के ऊपर इसका जो है एज का जो है नाम पड़ा द विक्टोरियन एज। तो इस पीरियड में हम देखेंगे कि आपको जो है बहुत सारे जो हैं किस्में जो हैं आपको ट्रांसफॉर्मेशंस नज़र आएंगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नज़र आएगी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस नज़र आएंगे, आपको इकोनॉमिक डेस्परिटीज़ नज़र आएंगी, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आपको नज़र आएंगे। इसमें इस एज में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आए और इसके अलावा आपको जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सोशल मूवमेंट्स जो हैं वो नज़र आएंगी। तो अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ। अगर हम बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन की, तो ग्रेट ब्रिटेन जो उस वक्त था एक विक्टोरियन एज में, जो ग्रेट ब्रिटेन था उसमें हमें सोशो पॉलिटिकल या सोशो इकोनॉमिकली जो है हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ नज़र आती है वो होती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। मतलब इस दौर में क्या हुआ कि आपके जो है साइंटिफिक इंडस्ट्रियल जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ती गई। जैसे आपको इस एज में जो है वो मिलेगा कि आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो इंडस्ट्रीज़ है वो बढ़ती नज़र आएंगी। इसके अलावा आपको जो है साइंटिफिक एवोल्यूशंस आपको इस एज के अंदर नज़र आएंगी। इसके अलावा इसमें जो है काफ़ी न्यू जो है वो एवोल्यूशंस हुई, काफ़ी न्यू इन्वेंशंस आपको नज़र आएंगी। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इस एज में जो है आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा, जिसके अंदर आप देखेंगे कि इस एज में जो है वो मैकेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की मैकेनाइजेशन जो है आपको नज़र आएगी। इसके अलावा जो है अर्बनाइजेशन, मतलब लोग जो हैं वो देहातों में से उठकर जो है वो शहरों की तरफ जो है आपको नज़र आएंगे। इस एज में जो है वो लोगों के अंदर जो है वो अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ जाती है, और फिर वो इंडस्ट्रीज़ की जो है मैकेनाइजेशन जिस तरह मेरे को बताया कि वो बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है कि लोग जो हैं वो देहातों में से उठ के जो है अर्बनाइजेशन की तरफ जो है वो बढ़ते जाते हैं, और इसके साथ साथ जो हमारे पास कैपिटलिस्ट इकॉनमी की जो है वो राइजमेंट भी आपको नज़र आएगी। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा हाथ है कि लोगों के अंदर जो है वो स्टार्क इनइक्वालिटीज़, आपको इसके अंदर
अंदर जो है इनइक्वलिटीज़ लोगों के अंदर जो है वो नज़र आएंगी। जो वर्किंग क्लास है, जो वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ में काम करती है वर्किंग क्लास, उसकी जो कंडीशंस आपको इसमें नज़र आएंगी कि उसमें वो बहुत ज़्यादा हार्श और माइजरेबल उनकी कंडीशंस आपको जो है वो नज़र आएंगी। क्यों उस दौर में क्या था कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ता गया, लोगों का रुझान बढ़ता गया, तो वहाँ की इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ कि लोगों को जो वर्किंग आवर्स है वो बढ़ा दिए गए। मतलब बच्चे, इसके अलावा वुमेन्स और जो है लोग जो हैं उनकी वर्किंग आवर्स भी बढ़ा दिए गए और उनसे जो है बहुत ज़्यादा काम लेना जो है वो शुरू कर दिया गया। तो आपको इसके अंदर जो है वर्किंग क्लास की जो है कंडीशंस जो है फैक्ट्रीज़ के अंदर वो हार्श कंडीशंस हैं वो आपको नज़र आएंगी। तो जब ये सब चीज़ें आपको होती हैं ना वहाँ पर विक्टोरियन एज में, तो ये सब चीज़ें जो है एक डिबेट खड़ी कर देती हैं जो है लेबर राइट्स की, कि लेबर्स के आखिर क्या राइट्स हैं। लोगों में अवेयरनेस इसमें पैदा होगी कि लेबर्स के आखिर क्या राइट्स हैं और इसमें जो है सोशल रिफॉर्म्स जो है इस दौर में जो है आनी चाहिए, क्योंकि वर्किंग क्लास जो है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो जो है कंडीशंस जो है उनकी ख़राब हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो टेंशन है बिटवीन द बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इट्स ह्यूमन कॉस्ट, ये हमें बताते हैं कि उस टाइम ब्रिटेन का सोशो इकोनॉमिक लैंडस्केप किस तरीके का था। इसके अगर आगे हम बात करें इसके पॉलिटिकल सिस्टम की, तो पॉलिटिकल सिस्टम में हमें बहुत सारे रिफॉर्म्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी। इसके अलावा सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटिश एम्पायर की, क्योंकि उस वक्त जो है ब्रिटिश एम्पायर ही था। तो ब्रिटिश एम्पायर जिस तरह से एक्सपेंड होता गया ना उस वक्त पूरे ब्रिटेन में, पूरे इंग्लैंड के अंदर जो है वो ब्रिटिश एम्पायर एक्सपेंड होता गया, तो उस टाइम क्या हुआ कि ग्लोबली जो है इसकी डायमेंशन जो है हमें नज़र आती है सोशो पोलिटिकल कंडीशन में। वो किस तरीके से कि एम्पायर जो था वो बहुत बड़ा होता गया और ये सोर्स बन गया किसकी, इकोनॉमिक वेल्थ की। मतलब सारा पैसा जो था वो उनके पास जा रहा था और जियो पॉलिटिकल पावर की, मतलब इसके पास सारा पॉलिटिकल पावर भी आ गया था और इकोनॉमिक वेल्थ भी आ गई थी। तो ये सारी चीज़ें थी ना, जब उनका जो है वो एक सोर्स ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ बढ़ गया और इसके अलावा जो है जियो पॉलिटिकल पावर इसके अंदर आ गया, तो जब ये रेज होने हुआ ना, तो इससे जो है एक क्वेश्चन जो है वो लोगों के अंदर जो है वो राइज हुआ, जो था इम्पीरियलिज्म का, कि जो वहाँ के जो क्या कह सकते हैं कि वहाँ की जो सल्तनत है उसके बारे में जो है एक जो है वो सवाल पैदा हो गया। और जिस तरीके से आपको वहाँ पर नज़र आएंगे किस तरीके से कॉलोनीज़, जो वहाँ की कॉलोनीज़ है उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, किसके लिए, फॉर रिसोर्सेज के लिए। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर पड़ा था, जो देहाती लोग हैं वहाँ की पॉपुलेशन है उनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का असर हुआ था। तो फिर क्या हुआ कि इनके बीच में, लोगों के बीच में एक डिबेट पैदा हुई कि भाई आखिर ब्रिटिश एम्पायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, इसके ऊपर एक सवाल पैदा हो गया। तो वहाँ के जो इम्पीरियल्स थे, जो वहाँ की सल्तनत थी, उसके जो मंसूबे थे ना, उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हमें देखने को मिलते हैं कि उन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा शेपिंग की है फॉरेन और डोमेस्टिक पॉलिसीज़ की। तो हमें यहाँ पर अब नज़र आएंगे किस तरीके से पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, उसमें जो है विक्टोरियन इरा के अंदर किस तरीके से जो है वो रिफॉर्म्स आती है। अब इसमें जो रिफॉर्म्स आई थी ना, वो 3 रिफॉर्म्स आई थी, जो थी 1832 की, 1867 की और 1884 की। ये 3 रिफॉर्म्स आई थी, जिसमें जो है ये बताया गया कि उसमें जो वोटर्स है उनको जो है वो एक्सपेंडेशन हुई, वोटर्स जो है वो बढ़ाए गए। इसके पर तब भी क्या था कि वोटिंग राइट्स उस वक्त का जो था वो किसके साथ था, वो था जो प्रॉपर्टीज़, जो क्वालिफिकेशन प्रॉपर्टी होती है ना, जो मतलब प्रॉपर्टी के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है उनके, मतलब उनके लिए जो था वो वोटिंग राइट्स जो थे वो सिर्फ उनके लिए थे। तो ये जो 3 रिफॉर्म्स हुई थी ना, इनमें क्या हुआ कि इनमें एक जो है ना एक्नॉलेजमेंट पैदा हुई, एक जो है ना ज़रूरत पैदा हुई कि भाई अब जो है वो अब जो है एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस आ जाने चाहिए। और फिर जो है वो क्या हुआ कि जब ये रिफॉर्म्स आई उसके बाद ये हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी उस वक्त की, वो भी वहीं पर थी, लेकिन उसका पावर जो था वो बिल्कुल कम हो गया था। और फिर वो जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उस वक्त क्या हुआ था जब ये रिफॉर्म्स थे तो उसके बाद डेमोक्रेसी पैदा हो गई थी। तो उस डेमोक्रेसी जो पार्लियामेंट्री के पास, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी, उसके पास सारा पावर आ गया था। और मोनार्की से जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी वो बिल्कुल जो है उनकी कम हो गई थी, उनका पावर बिल्कुल कम हो गया था। तो वो एक साइड पर हो गए थे, जो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ जो है वो काम कर रहे थे। तो ये जो थी वो कुछ जो है एक रिफॉर्म्स आई थी, जिसका पूरा का पूरा असर हुआ था लोगों के अंदर जो है। और फिर जो है ये सारी चीज़ें जो हैं वो पैदा हुई कि भाई इस रिफॉर्म्स के बाद जो है वो हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस आ गए, हमारी मोनार्की का जो है वो सिस्टम बिल्कुल कम हो गया और पार्लियामेंट्री जो है वो डेमोक्रेसी जो है वो पैदा हो गई। तो ये थी इसकी रिफॉर्म्स की बात पॉलिटिकल। अब अगर आज आ जाते हैं इसके सोशल एक्टिविज्म के, मतलब सोशल मूवमेंट्स कौन कौन सी थी उस दौर में, तो
तो सोशो पॉलिटिकल कंडीशन के साथ साथ हमें जो है वो इस एज के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो मूवमेंट्स नज़र आएंगे। मतलब लोगों के जो मूवमेंट्स तहरीकें चलाते हैं ना, वो हमें इस एज के अंदर काफ़ी नज़र आएंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्रिश्चियंस की। उनकी जो है फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें तो उन्होंने एक कैंपेन चलाई थी उस वक्त। वो कैंपेन किस चीज़ के लिए थी? पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के ऊपर जो थी, कि हम लोग जो है ना पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के ऊपर उन्होंने एक कैंपेन चलाई थी कि हम लोगों को जो है वो एड्रेस कर सके वर्किंग क्लास की जो भी कंडीशंस थी उनके बारे में, जिसमें उनके जो है सफरेज, जो उनके सफरिंग जो है वो एक्सटेंड होती जा रही थी, उसके ऊपर जो है उन्होंने कैंपेन चलाई थी। और इसके अलावा जो है जो वर्किंग क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, उनकी कंडीशंस को बेटर किया जाए, मतलब उनके वर्किंग हावर्स के ऊपर, मतलब ये जो है वो बात चलाई गई थी। इसके साथ साथ एक और मूवमेंट जो है वो हमें नज़र आएगी, वो है वुमेंस की, वुमेन सफरेज मूवमेंट ये नज़र आएगी। इस मूवमेंट ने जो है काफ़ी मोमेंटम जो है ना वो गेन किया था इस एज में। और जो कि इनका मेन मोटिव ये था कि हमें इक्वल राइट्स चाहिए, अब जो वुमेन्स हैं उनको पॉलिटिकल इक्वल राइट्स चाहिए इसमें, इस ब्रिटेन में। इसके अलावा क्या था कि इस मूवमेंट ने जो है काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस पैदा की थी सोशल इनजस्टिस के खिलाफ। इस मूवमेंट में जो है वो सोशल इनजस्टिस के खिलाफ जो है वो बात छेड़ी थी। इसके अलावा इन्होंने डिमांड की थी फॉर इंक्रीज पॉलिटिकल पार्टिकुलेशन। इसने इन्होंने कहा था कि हमारी पॉलिटिकल जो है वो बढ़ जाए, और इसके अलावा जो है जो राइट्स हैं हर सिटीजन्स के वो इक्वल हो जाएं। तो ये थी इनकी कुछ मूवमेंट्स जिनकी हमने आज बात की है कि इस मूवमेंट में जो है वो क्या कहा गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें रिलीजियस एंड कल्चरल की, तो विक्टोरियन एज के अंदर हमें जो है वो रिलीजियस और कल्चरल जो है डायनामिक्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, जो कि फर्दर शेप करते हैं सोशो पॉलिटिकल लैंडस्केप को। मतलब वो किस तरीके से कि ये जो इरा है ना विक्टोरियन इरा, इसमें हम देखते हैं कि क्लैश होता है बिटवीन ट्रेडिशनल रिलीजियस वैल्यूज़ एंड इमर्जिंग सेक्युलर आइडियोलॉजीज़। इसका मतलब क्या है कि उस वक्त की जो ट्रेडिशनल रिलीजियस वैल्यूज़ है ना, कि जो रिलीजन है वो क्या कहता है, और जो फिर जो इमर्जिंग सेक्युलर आइडियोलॉजीज़ का मतलब है कि जो सोशली जो आइडियोलॉजीज़ बढ़ी ना, उनके बीच में एक क्लैश हुआ। वो किस तरीके से हुआ? वो हुआ एक साइंटिफिक एडवांसमेंट की वजह से। वहाँ पर एक हमें आपने सबने देखी होगी चार्ल्स डार्विन की एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ये थ्योरी के अंदर आपने हर किसी ने ये थ्योरी जो है वो देखी होगी कहीं ना कहीं पे, कि जो इंसान है वो पहले बंदर था, फिर उसके स्टेजेस दिखाए गए कि किस तरीके से वो स्टेज होते होते एक इंसान पूरा खड़ा हो जाता था। तो ये है चार्ल्स डार्विन की थ्योरी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो उस वक्त विक्टोरियन एज में जो है वो आई थी। तो इस एज में ये जो थ्योरी आई, इस एज से इसने क्या किया कि इसने जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है चैलेंज जो है वो डेवलप कर दिए रिलीजियस बिलीफ के खिलाफ। मतलब रिलीजन के जो बिलीफ्स थे उसके खिलाफ जो है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आ गए। इसके अलावा जो है इसमें एक डिबेट छिड़ गई, एक बिल्कुल जो है ना लोगों के बीच में एक डिबेट छिड़ गई कि क्या कैपेबिलिटी है फेथ की और रीजंस की। इसमें मतलब फेथ और रीज़न के बीच में जो है एक क्लैश आ गया। तो ये इंटेलेक्चुअल और कल्चरल शिफ्ट जो है ये कंट्रीब्यूट करती है किस तरीके से इवॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडेंटिटी, के किस तरीके से आइडेंटिटी होनी चाहिए और मोरालिटी होनी चाहिए विक्टोरियन सोसाइटी के अंदर। तो ये कुछ जो है रिलीजियस और कल्चरल जो है डायनामिक्स आए थे विक्टोरियन एज में। इसके अलावा मैं यहाँ पर कंक्लूड करती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको जो है वो सिंपल में थोड़ा थोड़ा सा जो मैंने आपको बता दिया कि जो मेन पॉइंट्स हैं विक्टोरियन एज की सोशो पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में, कि इसमें किस तरीके से जो है वो पॉलिटिकल, सोशली, कल्चरली, रिलीजियसली और इकोनॉमिकली किस तरीके से जो है इन्होंने जो है वो लैंडस्केप को, जो वहाँ का ग्रेट ब्रिटेन का जो लैंडस्केप है उसको किस तरीके से शेप करने में मदद की गई है। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हमें ये देखने को मिलता है ओवरऑल के सोशो पॉलिटिकल कंडीशन जो थी विक्टोरियन एज की, इसने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है वो देखी थी उस टाइम में, जिसमें आपको प्रोग्रेस भी नज़र आएगा, लेकिन इनइक्वालिटी भी नज़र आएगी और रिफॉर्म्स भी नज़र आएंगी। तीन चीज़ें तो आपको मस्ट इसमें नज़र आएंगी। इनइक्वालिटी जब जैसे ही लोगों की जो है वो बढ़ती गई, अवेयरनेस बढ़ती गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती गई, तो लोगों में क्या हुआ कि वो देहातों से उठ के जो है वो जो है अर्बनाइजेशन की तरफ आए, और फिर इनकी जो है वो उनको जो है काम में लगा देगा, और इतना काम में लगाया कि बच्चे बूढ़े सब औरतें जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए तैयार हो गई। तो उनकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बिल्कुल हार्श कंडीशन जो उनकी हो गई थी। इसके अलावा आपको इसमें रिफॉर्म्स नज़र आएंगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपको नज़र आएगी ग्रेट ब्रिटेन के अंदर। तो इसके अलावा आपको इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, इसमें आपको एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नज़र आएगी, साइंटिफिक एडवांसमेंट आपको नज़र आएगी।
इस तरीके से आपको इसमें जो है सोशल इनइक्वालिटीज़ नज़र आएंगी। और जिस तरह एक्सपेंशन हो रही है ग्रेट ब्रिटेन एम्पायर की, तो उससे क्या होता है कि ग्लोबली जो है वो आपका जो डायमेंशन है वो बढ़ती जाती है पॉलिटिकल कंडीशन की तरफ। जिस तरह ब्रिटेन जो है वो बड़ा होता जाता है, एक्सपेंड होता जाता है उसकी लैंडस्केप, इस तरीके से उसकी जो पावर है वो उसके पास ज़्यादा आती जाती है और वो वेल्थ जो है उसकी सोर्स ऑफ वेल्थ जो है वो बनता जाता है। इसके अलावा सोशो पॉलिटिकल कंडीशन मैंने आपको सारी बता दी हैं। तो इसमें अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कोई बात आपको समझ ना आई हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके साथ में इसमें जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है द डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल इन द एज ऑफ विक्टोरियन एज, तो वो मैं अभी आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।